हेलो एवरीवन। तो आज अभी तक हमने हिस्ट्री पढ़ी है और ज्योग्राफी का एक टॉपिक हमने किया है। आज मैं आपको पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स को हम आज करने वाले हैं कवर। ठीक है। तो आप सभी को पता ही है कि हम क्या कर रहे हैं। हम यूपी टेट कर रहे हैं और यूपी टेट में जो है मैंने यूपी एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सीरीज की शुरुआत की है ना। जिसके अंदर आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स हैं, जितने भी उन सभी टॉपिक्स का मैं कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल जो है कंटेंट लेकर आई हूँ, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सारे ही टॉपिक कवर मिलेंगे। और जो 60 मार्क्स आते हैं यूपी टेट में सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसमें से 35 to 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका इन सब्जेक्ट्स में से आता है। इसके अलावा कुछ मिसलीनियस भी होते हैं, तो मिसलीनियस को भी हम कवर करेंगे। ठीक है। तो ये है हमारा सिविक्स का यानी पॉलिटिकल साइंस यानी कि पॉलिटी का सिलेबस आपका। ठीक है। तो उसमें से आज हम कवर करने वाले आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हम आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं वो सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बिना एक मिनट भी गवाए। देखो, सबसे पहले मीनिंग एंड नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कंट्री को हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है और इसका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग का बेसिकली हम जानते हैं कि ये जो है हमारा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स, सेट ऑफ लॉज, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने वाले हर एक पर्सन के लिए मैंडेटरी है टू फॉलो। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने में हेल्प करता है। ठीक है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत थी। ये हमारी गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट एंड डाइवर्सिटीज और ड्यूटीज ऑफ सिटीजन को बताता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही पावर का डिवीजन है गवर्नमेंट के बीच में, जिसकी वजह से पावर का ओवरलैपिंग नहीं होता और सभी गवर्नमेंट, यूनियन, स्टेट जो गवर्नमेंट है वो अपने अपने लेवल पर अपना अपना काम करती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि डेमोक्रेसी रहे, इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, ये सब कुछ हमें मिले। ठीक है। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, और आपको पता है कि जो भी कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं होती हैं वहां के सिटीजन के पास कोई राइट्स नहीं होते, है ना। जो उनका डेमो वो होता है, किंग कह सकते हैं या लीडर कह सकते हैं, वो जो कहते हैं वहां के पीपल को वही मानना पड़ता है। लेकिन इंडिया में ऐसा केस नहीं है। इन फ्यूचर इंडिया ने जो भी चीजें लास्ट में अपने पास्ट में जो कुछ भी झेला, उसको देखते हुए जो हमारी गवर्नमेंट थी जो उस समय बनी कांग्रेस, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहना चाहिए, हमें डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना है अपनी कंट्री में, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जैसा जो है एक रूल बुक उन्होंने तैयार किया। ठीक है। तो उन्हीं के बारे में आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब फॉर्म हुई। 1946 में हुई। फर्स्ट मीटिंग इसकी कब हुई, 9 दिसंबर 1946 में हुई। पहला प्रेसिडेंट हमारी कंट्री का कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, वो बी आर अम्बेडकर थे, यानी जिन्होंने ड्राफ्ट किए कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जिन्होंने पूरी तरीके से बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे कि एक कंट्री के लिए बहुत यूजफुल रहे, वहां के लोग पीसफुली रह सके। अदरवाइज इंडिया में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतने सारे लैंग्वेजेस, इतने सारे रिलीजन के लोग हैं यहाँ पर, उन सभी को एक साथ रखना वॉज अ वेरी टफ टास्क, है ना। बाकी आप सभी ऑलरेडी स्कूल कॉलेजेस से पढ़ के आए हो, आपने पॉलिटिकल साइंस में इन सब चीजों के बारे में बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये जो दो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत बार आते हैं, लिख कर ले लो, पेपर में आते ही आते हैं, चाहे वो सी टेट है, यूपी टेट है, किसी भी तरीके का गवर्नमेंट एग्जाम है। मैंने आज तक जितने भी एग्जाम्स दिए हैं इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने हर बार उसमें देखा है। पहला है अडॉप्टेड और दूसरा एनफोर्स्ड। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ, 26 नवंबर 1949 को, और एनफोर्स कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ये जो दो वर्ड है अडॉप्टेड एंड एनफोर्स, ये दोनों वर्ड आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अडॉप्टेड यानी कब अपनाया गया, एंड एनफोर्स कब इसको लागू किया गया। ठीक है। तो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, एडॉप्ट हुआ ये 26 नवंबर 1950 को। अब आ जाते हैं सोर्सेज क्या क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है इसको हमने अदर अदर कंट्रीज से अडॉप्ट किया। अदर अदर कंट्रीज से जो भी अच्छी अच्छी चीजें लगी हमारे ड्राफ्ट कमेटी के चेयरपर्सन को, चेयरमैन को, उन्होंने उन उन चीजों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। जैसे एग्जाम में आता है यूके, यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ लिया। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, रूल ऑफ लॉ कौन से कंट्री से लिया गया है, या पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कौन सी कंट्री से लिया, दैट इज यूके। यूएसए से हमने क्या लिया, फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू। बार बार जुडिशियल रिव्यू पे क्वेश्चन आता है कि जुडिशियल रिव्यू जो है उस वो किसके हाथ में होता है। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू जो है हमने कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया है, आयरलैंड। आयरलैंड के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, डायरेक्टिव, डीपीएसपी, है ना, डायरेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, ये कौन सी कंट्री से लिया गया, आयरिश गवर्नमेंट से यानी आयरलैंड से।
फिर आता है कनाडा से क्या लिया, फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमारा है ना फेडरल सिस्टम, वी आर यूनिटरी फेडरल, हम क्या है फेडरल सिस्टम में यकीन कर रहे हैं ना, हम फेडरल सिस्टम में चलते हैं। फेडरल गवर्नमेंट कौन सी होती है, जो स्टेट एंड सेंटर दोनों को मिलकर बनी हुई होती है, दैट इज फेडरल गवर्नमेंट। तो कहाँ से लिया हमने, कनाडा से लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है, जिसके ऊपर क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर, ऐसे टॉपिक्स जिनमें स्टेट और यूनियन दोनों वर्क करते हो, दोनों लॉज बनाते हो, दोनों डिसीजन देते हो, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। फ्रांस से हमने लिया है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। क्लियर, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। अब आ जाता है क्वेश्चन हमारा प्रियम्बल। प्रियम्बल जो है क्या होता है, कहते हैं कि प्रियम्बल जो है फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें दी हुई है ना, मैंने अपने कॉलेज टाइम पर याद किया था, सोव सोक सैक डेमोरी ऐसे करके। सोव सोक सैक डेमोरी का मतलब, सोव मीन्स सोवरिन, सोक मीन्स सोशलिस्ट, सैक मीन्स सेकुलर, डेमो मीन्स डेमोक्रेटिक, री मतलब रिपब्लिक, है ना, इस तरीके से सोव सोक सैक डेमोरी, इस तरीके से लर्न किया था मैंने अपने टाइम पर, क्योंकि नेट वगैरह के एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चंस ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालने के लिए आ जाता है, यूपी टेट में भी, सी टेट में भी, नेट में जो हम कॉलेज लेवल के लिए देते हैं, उन सब में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए। तो आप इस तरीके से शॉर्टकट से आप उसको याद कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये कंट्री में लेकर आना प्रियम्बल का मेन ऑब्जेक्टिव था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 42nd अमेंडमेंट किस लिए था, 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। तो जो ये हमारा 42nd अमेंडमेंट है, इसमें 3 वर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इसी को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 3 में है हमारे, आर्टिकल 12 से 35 तक हमारा ये आता है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखते हैं ये इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। इसमें हमें इमरजेंसी प्रोविजन, यूनियन, स्टेट और ये सारे फंडामेंटल राइट्स देख लो, हमारा पार्ट 3 में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है, तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है। कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल में है, 12 से 35 तक आर्टिकल में है। अब सीक्वेंस वाइज भी आ जाता है, सबसे पहले क्या आता है, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 एंड 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये जो आर्टिकल है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप कहोगे किसने बोला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला। कौन से आर्टिकल को बोला है, आर्टिकल 32 को बोला है, ठीक है, कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, आत्मा है, दिल है, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के अंदर उन्होंने ये कहा कि अगर हमने हमारे सिटीजन को सारे फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए हैं, लेकिन अगर उन फंडामेंटल राइट्स का कभी वायलेशन होता है, तो वो फिर क्या करेंगे। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के अंदर वो रेमेडीज दी गई हैं, जिसके अंतर्गत आप जा सकते हो केस करने के लिए पुलिस के पास, जुडिशरी के पास, जस्टिस के लिए, ठीक है। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन। अब इसमें ना ये तो था हमारा राइट टू फंडामेंटल राइट जो हमारे 6 हैं। इसके अलावा इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स और आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि ये पूछते हैं हमारा राइट टू एजुकेशन आर्टिकल किसमें है, राइट टू एजुकेशन, एक है राइट टू लाइफ, है ना, जीवन जीने का अधिकार, ये हमारा आता है आर्टिकल, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, 21 में, ठीक है। और ये जो हमारा है राइट टू एजुकेशन वाला राइट जो है, ये हमारा आ जाता है आर्टिकल 21A में, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया था, एक अमेंडमेंट किया गया, 86th अमेंडमेंट। इस 86th अमेंडमेंट में एग्जाम में ये भी बार बार आता है कि 86th अमेंडमेंट, ये जो मैंने पीवाईक्यू सीरीज वाला पीवाईक्यू के क्वेश्चन जो कराए थे अभी कुछ टाइम पहले यूपी टेट का, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। 86th अमेंडमेंट जो है, इसमें क्या था, 6 से लेके 14 साल के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है ना, फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया गया। तो वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया गया, और जो अमेंडमेंट हुई वो 86th अमेंडमेंट थी। अब आ जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी डीपीएसपी। कहाँ से लिया है हमने, अभी अभी बताया, आयरलैंड से। रिवाइज करते रहा करो साथ साथ। ये आर्टिकल 36 से 51 तक है, और ये नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल का मतलब होता है, हमें एज अ सिटीजन, एक गुड सिटीजन, हमें हमारी कंट्री के हर एक रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो, तो आपको फाइन हो जाएगा, पेनल्टी हो जाएगी,
आपके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा बहुत लंबा चौड़ा, है ना। तो दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर इंडियन फ्लैग, वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम। ठीक है, तो ये सब एज अ गुड सिटीजन हमारी ड्यूटीज होती है, हमें करना चाहिए। तो देखो फंडामेंटल सोशल फंडामेंटल ड्यूटीज किस में आती है, पार्ट 4 में है ये। अब देखो डीपीएसपी जो है ये हमारा डीपीएसपी ये पार्ट 4 में है, और ये जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है ये पार्ट 4 ए में है, याद रखना। और आर्टिकल 51 ए में है। इसके अंदर क्या है, इसको किस में ऐड किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ था ये। ठीक है, 1976 में 11 ड्यूटीज इसमें दी गई हैं, सभी सिटीजन के ऊपर है ये। और इसके अंतर्गत ये कहा गया कि हमें ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, ये भी 86 अमेंडमेंट के दौरान इसमें ऐड कर दिया गया कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी भी हमारी ही है एज अ गुड सिटीजन। अब आ जाते हैं हम यूनियन एग्जीक्यूटिव में। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमारे आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो जिसमें प्रेसिडेंट हमारा हेड ऑफ द स्टेट होता है, डायरेक्टली इलेक्ट होता है, 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, सॉरी इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, डायरेक्टली तो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ये वो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में एज इट इज ऐसे ही पूछ लेते हैं, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो यू शुड नो वाइस प्रेसिडेंट, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो आपको पता होना चाहिए इनडायरेक्टली होता है। हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एक्स वाइस प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, तो यू शुड नो द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन्हीं के हाथ में होती है, किसी भी तरीके के चेंजेस लाने हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर करता है। और प्रेसिडेंट हम कह सकते हैं कि वो बस एक स्टैम्प पेपर के लिए है, बस स्टैम्प लगाते हैं पेपर में बैठ के, बस बाकी सारा काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। ये और ये हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी मिनिस्टर्स एक मंत्रिमंडल के अंदर है उन सभी का हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। फेडरल सिस्टम, यानी हमारा इंडिया फेडरल सिस्टम पर चलता है, और इसके अंदर डिवीजन ऑफ पावर किस किस के बीच में होता है डिवाइड, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में एंड कॉन्फ्रेंस लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में सेंटर काम करती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट काम करती है, एंड कॉन्फ्रेंस लिस्ट में दे बोथ आर वर्किंग। ठीक है, और रेसिड्यूरी पावर जो होती है वो किसके हाथ में होती है, वो होती है हमारी सेंटर के हाथ में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक इमरजेंसी प्रोविजन। अगली क्लास में हम आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे या अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल्स के लिए अलग सेपरेट वीडियो आएगी, अमेंडमेंट्स के लिए अलग सेपरेट वीडियो आएगी। इमरजेंसी प्रोविजन देखो, हमारे इंडिया में 3 तरीके की इमरजेंसी है। एक है नेशनल इमरजेंसी, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, सॉरी स्टेट इमरजेंसी को बोलते हैं हम प्रेसिडेंट रूल, सॉरी। नेशनल इमरजेंसी तो जो पूरी ही कंट्री में इमरजेंसी आ गई, दैट इज नेशनल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को हम जो है प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं अंडर आर्टिकल 356। और तीसरा होता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। और ये जो है आज तक हमारी कंट्री में नहीं हुआ है, फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमने जो है कंट्री में इम्प्लीमेंट नहीं की है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच इमरजेंसी डिडंट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया टिल नाउ, तो यू नो की फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल अंडर आर्टिकल 360 जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, नॉट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया टिल नाउ। ठीक है, अंडरस्टूड। हम्म, चलो। यहाँ तक जो है आज हमने आवर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो टॉपिक्स कवर किए हैं जो एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। अगली क्लास में जो है हम अमेंडमेंट्स करेंगे या फिर आर्टिकल्स करेंगे। अंडरस्टूड। तो तब तक के लिए इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपनी गवर्नमेंट जॉब के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर द क्लास।